हेलो जिद्दी एस्पिरेंट्स। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उपभोक्ता व्यवहार संतुलन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले और दूसरे पार्ट में उपयोगिता उपयोगिता के माप के दृष्टिकोण, उसके प्रकार, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उदासीनता वक्र विश्लेषण और लास्ट वीडियो में हमने उपभोक्ता का संतुलन भी पढ़ लिया था। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे मांग की अवधारणा। देखिए, मांग की अवधारणा क्या कहती है कि किसी वस्तु के लिए मांग उस वस्तु को खरीदने की वह इच्छा शक्ति है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति और खर्च करने की तत्परता है। देखिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा तब तक मांग में परिवर्तित नहीं होती है जब तक कि हमारे पास उसे क्रय करने के लिए पर्याप्त या क्रय शक्ति नहीं होगी और इच्छा शक्ति नहीं होगी और उसे खर्च करने की तत्परता नहीं होगी। तो मांग क्या कहती है कि ऐसी इच्छा है मांग जिसके लिए हमारे पास पर्याप्त क्रय शक्ति है और खर्च करने की तत्परता है। अब देखिए, मांग वे विभिन्न संभव मात्राएं हैं जो भिन्न भिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वस्तु की कीमत है 5 रुपए, जब 5 रुपए होने पर हम उस वस्तु की मान लीजिए 10 मात्राएं खरीदते हैं। यदि उस वस्तु की कीमत 10 रुपए हो जाती है तो हम उस वस्तु की 8 मात्राएं खरीदते हैं। यानी क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस बढ़ने पर हमने उसकी डिमांड जो है वो कम कर दी। तो ये जो भिन्न भिन्न कीमतों पर, मान लीजिए अभी इसकी कीमत 12 रुपए हो जाएगी तो हम इसकी 7 मात्राएं खरीदेंगे। तो ये क्या होता है, अलग अलग कीमतों पर हम क्या करते हैं, अलग अलग मात्राएं डिमांड करते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है मांग। वे भिन्न भिन्न संभव मात्राएं जो भिन्न कीमतों पर खरीदी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। और मांगी गई मात्रा क्या होती है, वह विशेष मात्रा जो विशिष्ट कीमत पर खरीदी जाती है। अभी हमने देखा कि हम अलग अलग कीमतों पर अलग अलग मात्राओं की डिमांड करते हैं, तो वो क्या हो गया, मांग हो गई। और मांगी गई मात्रा क्या होती है, एक विशिष्ट कीमत पर। जैसे कि 5 रुपए थे, 5 रुपए पर हमने 5 रुपए कीमत होने पर हम कितनी मात्रा डिमांड कर रहे थे, हमारी क्वांटिटी क्या थी, मान लीजिए 10 थी। तो ये विशिष्ट कीमत पर क्या हो गई, हमारी क्वांटिटी मांगी गई मात्रा हो गई। आगे देखते हैं मांग का नियम क्या कहता है। देखिए, मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांगी गई मात्रा में कमी होती है तथा कीमत में कमी होने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मार्शल जो थे, उन्होंने क्या किया था, जो मान्यताएं रहती है उनके लिए एक शब्द कहा था कि अन्य बातें समान रहने पर। अर्थात जो हमने मान्यताएं मानी थी उसके अंतर्गत क्या था, अन्य बातें समान रहने पर का मतलब है कि कीमत के अलावा जो भी इसके फैक्टर होते हैं मांग को जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि उपभोक्ता की रुचि हो गई, उसकी आय हो गई, और जो अन्य कारण है जो मांग को प्रभावित करते, वे सभी क्या रहने चाहिए, वे सभी समान रहने चाहिए। यानी उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब जाके हमारा जो नियम है ये काम करेगा। तब जाके अगर ये सभी बातें समान रहेंगी तो क्या होगा, यदि कीमत में वृद्धि होगी तो मांगी गई मात्रा में कमी होगी, और कीमत में यदि कमी होगी तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि होगी। यही क्या कहता है, मांग का नियम कहता है। आगे हम इसे एक तालिका के माध्यम से समझेंगे, जिसमें एक तरफ दिया हुआ है कीमतें और दूसरी ओर दी गई है मांगी गई मात्राएं। तो देखिए, यहाँ पे जब कीमत पहले थी 10 रुपए, वो कीमत घटकर होती है 8 रुपए। तो जो उपभोक्ता है वो पहले कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, 50। और जैसे ही कीमत घट के 10 से 8 होती है, वो उपभोक्ता जो करता है अपनी 10 मात्राएं बढ़ा देता है, यानी 50 से 60 कर देता है। इसी तरह जब कीमत बढ़ती है, जैसे कि 2 रुपए थी, उसके बाद कीमत कितनी हो गई, 4 रुपए, तो अब उपभोक्ता क्या कर रहा है, पहले वो 90 क्वांटिटी उपभोग करता था, उसके बाद वो 80 करने लग जाता है, यानी अपनी मांग को क्या करता है, घटा देता है। यही हमारा डिमांड वक्र भी शो करता है। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो डी, ये जो हमारा डिमांड वक्र है, ये क्या दर्शा रहा है, ये भी हमको प्राइस और डिमांड में नेगेटिव संबंध दर्शा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब कीमत 2 रुपए थी तो जो उपभोक्ता है वो कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, 90 क्वांटिटी। वहीं पे जब हमारी जो प्राइस है, मान लीजिए कि 8 रुपए हो जाती है, तो वो कितनी डिमांड कर रहा है, 60 डिमांड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव संबंध हुआ। नेगेटिव संबंध होने के कारण ही जो हमारा स्लोप होता है डिमांड कर्व का, वो जो होता है नेगेटिव होता है। राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा डिमांड कर्व होता है। आगे देखते हैं,
इसकी मान्यताएं। देखिए मांग के सिद्धांत की मान्यताएं क्या होती है। सबसे पहले तो मान्यताएं क्या होती हैं। मान्यताएं वे फैक्टर्स हैं जिनको हम स्थिर मानते हैं, यानी कि इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी जो हमारा नियम है वो काम करेगा। जैसे कि आय अपरिवर्तित रहनी चाहिए। जब हम कीमत में परिवर्तन होने का, हमारी मांग में क्या परिवर्तन होगा इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो जो अदर फैक्टर्स है वो क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। जैसे कि आय अपरिवर्तित होनी चाहिए, स्वभाव, रुचि, पसंद और फैशन जो है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें परिवर्तन होगा तो हम कीमत का क्या प्रभाव पड़ा मांग पे, हम सही तरीके से वो मेजर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कीमत बढ़ जाती है, लेकिन आपकी जो स्वभाव है वो परिवर्तित हो गया, आपकी रुचि परिवर्तन हो गई, तो आप उसके प्रति जो सही से रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि कीमत बढ़ भी गई लेकिन फैशन भी बढ़ी है साथ में, तो आप उसे खरीदने की इच्छा रखेंगे। या आप जो है उसे पसंद नहीं करते हैं तो उसकी कीमत कम भी हो जाएगी, तो भी आप क्या करेंगे, उसकी उपभोग की मात्रा बढ़ाएंगे नहीं। तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। इसके बाद संबंधित वस्तुओं, यानी कि स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं। तो ये क्या होती है, स्थानापन्न वस्तुएं जो होती है, ऐसी वस्तुएं होती है जिनका हम क्या करते हैं, एक चीज के बदले हम दूसरी चीज का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी। यदि मान लीजिए कि कॉफी की कीमतों में अचानक से वृद्धि हो जाती है, तो उपभोक्ता क्या करेंगे, जो उपभोक्ता कॉफी की मांग करते थे वे अब चाय की मांग करने लगेंगे, क्योंकि चाय की कीमत अपरिवर्तित है। तो यदि संबंधित वस्तु है उसकी कीमतों में भी परिवर्तन होता है, तो वे भी इसके उपभोग को परिवर्तित करती हैं। अब चाय की कीमत में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं था, लेकिन कॉफी की कीमतों में परिवर्तन होने के कारण चाय की मांगी गई मात्राओं में भी क्या हुआ, वृद्धि हो गई। ये होती है संबंधित वस्तुएं। अब पूरक वस्तु क्या होती है, पूरक वस्तु जो होती है वो ऐसी वस्तु होती है तो जिनको हम साथ साथ मिलाकर उपभोग में लाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सुई है, अब सुई का कोई उपयोग नहीं है अगर धागा हमारे पास नहीं है। तो सुई और धागा क्या होता है, पूरक वस्तुएं होती हैं। मान लीजिए आपके पास दाएं पैर का जूता है लेकिन आपके पास बाएं पैर का जूता नहीं है, तो वो दाएं पैर का जूता भी किसी काम का नहीं है। अब कार है, लेकिन कार को चलाने के लिए हमारे पास क्या है, डीजल या पेट्रोल ही नहीं है, तो क्या होगा, कार नहीं चल पाएगी। तो ये क्या होता है, पूरक वस्तुएं होती है। तो पूरक वस्तुओं के में भी कोई जो कीमतें हैं उनमें उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं में कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं भविष्य की संभावनाएं। यदि हम किसी चीज को लेकर भविष्य की कुछ संभावनाएं हमारे सामने हैं, जैसे कि आज जो सोना है, यदि हम सोच रहे हैं कि अगले साल जो है सोने की कीमतों में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, तो हम इसको अभी से खरीदना स्टार्ट कर देंगे चाहे इसकी कीमतें जो भी हों। तो यहाँ भी हमारा मांग का नियम फेल हो जाएगा। इसलिए मान्यता में क्या कहा गया है कि भविष्य की संभावनाएं क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए या स्थिर होनी चाहिए। प्रतिष्ठामूलक वस्तु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठामूलक जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन से उपभोक्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो चीजें ही प्रतिष्ठा के लिए खरीद रहा है। कीमतें अगर ज्यादा भी होंगी तो भी वो उन वस्तुओं का क्रय क्या करेगा, करता रहेगा। आगे मांग फलन या मांग के निर्धारक तत्व देखेंगे। देखिए मांग फलन क्या होता है, यानी डिमांड फंक्शन क्या होता है। जैसे कि दो तरह का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। अब व्यक्तिगत मांग फलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डीएक्स से, और बाजार मांग फलन मार्केट डीएक्स। अब फलन क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। कैसे निर्धारित करते हैं, मांग को कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं, जैसे कि उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु से जो रिलेटेड यानी कि रिलेटेड गुड्स जो है उनकी कीमत, उपभोक्ता की आय, उसकी क्या होती है ये अपने ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो इफेक्ट करते हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस इफेक्ट करती है, यानी संभावनाएं इफेक्ट करती है। तो ये सभी कारक क्या करते हैं, ये सभी कारक मांग को निर्धारित करते हैं। तो यही क्या हो जाता है, व्यक्तिगत फलन हो जाता है। अब व्यक्तिगत फलन और बाजार मांग फलन, इनमें क्या डिफरेंस है, तो इनमें मेन डिफरेंस है अपना एक जनसंख्या का आकार और आय का वितरण। आय का वितरण क्या कहता है, जैसे कि अलग अलग जनसंख्याओं के मध्य जो होता है आय किस रूप में बटी हुई है, वो क्या करता है, हमारी मांग को प्रभावित करता है। दूसरा जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का आकार जितना अधिक होगा मांग उतनी अधिक होगी। तो बाजार मांग फलन को ये दो चीजें अलग से प्रभावित करती है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत मांग फलन में है वे चीजें तो बाजार मांग फलन में भी रहेंगी, जैसे कि प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसकी इनकम यील्ड और इसकी ट्रेंड्स क्या है, इसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये बाजार मांग फलन में भी सेम रहेंगे। आगे देखते हैं मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ भी लिया था, मांग वक्र का ढलान क्या होता है, दाएं से बाएं नीचे की ओर
ढालू होता है, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। अब डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दिया है हमारी प्राइस, यहाँ पे दी है हमारी क्वांटिटी। अब जैसे जैसे हम क्या करते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं, तो हम डिमांड क्या हो रही है हमारी, कम होती जा रही है। हमने यहाँ पे क्या किया, प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड क्या हुई, कम हो गई। अब क्या इनमें, इनके बीच में अपोजिट रिलेशन, इसके कारण क्या होता है, अपोजिट रिलेशन होने के कारण हमारा डिमांड कर्व जो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आगे देखते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव भी इसको प्रभावित करता है। आय प्रभाव के कारण भी हमारा जो डिमांड कर्व है ये ऋणात्मक होता है। आय प्रभाव क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डिमांड कर्व है। अब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए थी। अब हम क्या कर रहे थे, ये इसकी प्राइस है, ये 5 रुपए। अब हम इसकी मान लीजिए एक्स क्वांटिटी खरीद रहे थे। अब क्या हुआ कि हमारी आय जो है वो बढ़ गई, या तो आय बढ़ गई, चलिए ये अलग चीज है, लेकिन आय प्रभाव क्या होता है, जैसे इसकी कीमत में मान लीजिए कि 10 रुपए हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब क्या हुआ, 10 रुपए होने से हमारे पास इनकम सेम है मान लीजिए, अब 5 रुपए से बढ़ के 10 रुपए हो गई। तो अभी अब हमें इसको खरीदने के लिए हमारे पास कम पैसे बचेंगे, तो हम इसकी मांग की मात्रा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो यह क्या होता है, इनकम इफेक्ट। आपके पास जो पैसे थे, मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं, आप 10 रुपए किसी की वस्तु की कीमत है, कीमत कितनी है, 10 रुपए है। इसकी कितनी मात्राएं खरीद रहे हैं, 5 मात्राएं खरीद रहे हैं। अब कल को क्या होता है कि इसकी कीमत आधी रह जाती है, यानी ये वस्तु अब जो है 5 रुपए में मिल रही है। अब आप इसकी कितनी मात्राएं खरीद पाएंगे, 10 मात्राएं खरीद पाएंगे। तो ये क्या हुआ, आय प्रभाव हुआ, यानी कि आपकी जो इनडायरेक्टली जो इनकम है वो बढ़ गई है कीमत में वृद्धि होने के कारण। तो मांग इफेक्ट किसके कारण ऋणात्मक होता है, अपना मांग वक्र आय प्रभाव के कारण। दूसरा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि कॉफी की कीमतों में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। तो जब कॉफी की कीमतों में वृद्धि हुई तो जो उपभोक्ता थे उन्होंने क्या किया, प्राइस वही रहने पर जब उसकी कीमत, तो अब क्या हुआ, चाय की तरफ अट्रैक्ट हो गए, यानी चाय की जो सेल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो ये प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण हुआ। दूसरा, उपभोक्ता समूह का आकार, यानी कीमत में जब कमी होती है तो क्या होता है, जो दूसरी वस्तु को उपभोग कर रहे थे वो वाले उपभोक्ता भी क्या होते हैं, इस वस्तु की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो ये क्या होता है, उपभोक्ता समूह का आकार बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, विभिन्न उपयोग है। देखिए हर वस्तु के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न उपयोग होते हैं। मान लीजिए दूध है, तो दूध से हम चाय भी बना सकते हैं, दूध से हम पनीर भी बना सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रयोग होते हैं वस्तुओं के। तो जब हम क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, मान लीजिए अब दूध की कीमत में कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे, दूध की कीमत में कमी होने से हम उस वस्तु की अधिक मात्रा मांगेंगे। क्यों मांगेंगे, क्योंकि अब हम उसके उपयोगी उपयोगी बहुत सारे हैं। अगर चाय नहीं पीते हैं तो हम पनीर बना लेंगे, तो उसको हम स्टोर करके रख लेंगे। तो इसके विभिन्न प्रयोग होने के कारण भी हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब मांग वक्र का संचलन और इसका खिसकाव समझते हैं। देखिए मांग वक्र पर संचलन को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, जब मांग में केवल कीमत के कारण परिवर्तन होता है। मांग में जब केवल किसके कारण, कीमत के कारण यदि परिवर्तन होता है तो क्या होगा, इसमें संचलन होगा। संचलन किस तरह से होगा, देखिए जैसे ये हमारा डिमांड कर्व है। अब जब कीमत थी हमारी कितनी, 1 रुपए, तब हम इसकी कितनी मात्राएं खरीद रहे थे, 5। या ऐसे समझे कि जब इसकी 5 कीमत थी तो हम इसकी 1 मात्रा खरीद रहे थे। अब इसकी कीमत क्या हुआ, घट गई, 1 रुपए हो गई, तो अब इसकी 5 मात्रा खरीद, यानी क्या हुआ, इसमें वृद्धि हो गई। यानी हम एक ही वक्र पे क्या कर रहे हैं, संचलन कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो ये क्या हो गया, संचलन हो गया। यहाँ भी क्या होगा, संचलन होगा। अब कीमत में क्या हुआ, यहाँ पे जब इसकी कीमत 1 थी तो हम इसकी 6 मात्राएं खरीद रहे थे, और इसकी जब कीमत 6 हो गई तो हम इसकी 1 मात्रा खरीद रहे। यहाँ पे भी संचलन हुआ, लेकिन क्या हुआ, मांग कम हो गई। ये क्या हुआ, एक ही जब डिमांड कर्व पर हम आगे पीछे संचलन करते हैं तो ये होता है मांग वक्र पर संचलन करना। और ये किसके कारण होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण। और जो मांग वक्र में खिसकाव होता है ये कीमत के अलावा अदर फैक्टर्स में परिवर्तन होने के कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारा डिमांड कर्व है। ये पहला डिमांड कर्व था, हमारी कीमत 10 ही रुपए थी और अभी भी कीमत 10 ही रुपए है, लेकिन क्या हुआ, अदर फैक्टर्स में परिवर्तन हो गए। जैसे कि या तो हमारी इनकम बढ़ गई होगी, इसके कारण हमारी डिमांड बढ़ गई, या तो क्या हुआ होगा, रुचि में परिवर्तन हुआ होगा, या जो भी अदर फैक्टर्स हैं डिमांड के, उनमें क्या हुआ होगा, वृद्धि हुई होगी। और यहाँ पे दूसरे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्राइस सेम ही रहा, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो हमारा डिमांड कर्व है ये ऐसे पीछे पीछे की ओर हट गया। क्यों हटा, या तो हमारी इनकम कम हो गई होगी, या अदर जो हमारे फैक्टर्स है वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ इसमें क्या होता है, मांग वक्र के संचलन के अंतर्गत दो चीजें आती है। एक पहला आता है विस्तार
और दूसरा आता है संकुचन। और दूसरी चीज समझने के लिए क्या है कि मांग वक्र का जो संचलन होता है यह कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। किसमें? कीमत में परिवर्तन के कारण। और जो हमारा खिसकाव था ये किसके कारण होता है? कीमत के अलावा जो मांग के अदर फैक्टर्स हैं, दूसरे जो फैक्टर्स हैं, अन्य बातें जो हैं, उनमें परिवर्तन होने के कारण होता है। कीमत जो होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। कीमत यहाँ पे स्थिर होगी और अदर फैक्टर्स में परिवर्तन होगा। आगे देखते हैं जो तिरछा कीमत प्रभाव क्या होता है। देखिए, तिरछा कीमत प्रभाव जो होता है इसकी संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के कारण जो दूसरी वस्तु होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमने देखा था कि कॉफी की कीमतें जब बढ़ गई थी तो क्या हुआ था? चाय की मात्रा जो थी मांगी गई वो बढ़ गई थी। जैसे देखते हैं प्रतिस्थापन वस्तु दो तरह की होती है। एक होती है कैसी? जो संबंधित वस्तुएं होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, दूसरी होती है पूरक वस्तुएं। तो इसको कैसे समझेंगे हम? तिरछा कीमत प्रभाव क्या होता है कि यदि प्रतिस्थापन कीमत में वृद्धि हो जाती है, मान लीजिए हम क्या कर रहे थे? चाय का उपभोग कर रहे थे। अब चाय का उपभोग कर रहे हैं और कॉफी की जो कीमतें हैं वो क्या हो गई? बढ़ गई। जब कॉफी की कीमतें बढ़ी तो जो उपभोक्ता कॉफी का उपभोग करते थे वो भी क्या हुए? चाय की तरफ शिफ्ट हो गए। अब क्या हुआ? चाय की मात्रा बढ़ गई, मांग। यानी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में अगर वृद्धि होती है तो क्या होता है? मांग बढ़ जाती है। और इसके विपरीत भी होता है, यदि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में क्या होता है? गिरावट होती है तो जो उसकी मांग है वो भी घट जाती है। अब पूरक वस्तुओं को समझेंगे। पूरक वस्तुएं एक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग साथ साथ किया जाता है। यानी एक वस्तु अगर नहीं होगी तो दूसरी वस्तु भी किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया था? सुई और धागा लिया था। सुई और धागा ले सकते हैं। जैसे अपनी पेन हो गई और शाही हो गई, है ना? ये कैसी चीजें हैं? इनको हम एक साथ ही उपभोग कर सकते हैं। यदि एक नहीं होगी तो दूसरी भी किसी काम की नहीं रहेगी। तो इनके अंतर्गत क्या संबंध होता है कि पूरक वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है, मान लीजिए कि धागे की कीमत बढ़ गई तो क्या होगा? सुई की डिमांड भी कम हो जाएगी। या पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ गई तो गाड़ियों की मांग में भी कमी आ सकती है। ये क्या होता है? पूरक प्रभाव होता है। तो पूरक प्रभाव जो होता है नेगेटिवली संबंधित होता है। जैसे यहाँ पे हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव क्या था? सकारात्मक रूप से संबंधित है। यानी इसकी कीमतें बढ़ेंगी तो इसकी मांग भी बढ़ेगी और कीमत घटेगी तो मांग भी घटेगी। ये एक ही दिशा में संचलन करते हैं। और जो हमारी पूरक वस्तुएं होती है इनमें विपरीत दिशा में संचलन करते हैं। यानी हमारी जब कीमत बढ़ेगी पूरक वस्तुओं की तो क्या होगा? मांग कम हो जाएगी। और जब इसकी कीमत घटेगी पूरक वस्तु की तो हमारी जो वस्तु है उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो ये आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे हमारा एक पार्ट और आएगा और उसी में हम क्या करेंगे? जो उपभोक्ता व्यवहार संतुलन, जो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत था हमारा, हम उसे समाप्त कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक था। धन्यवाद।